गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जाति के अंदर राजनीति। अब तक हमने देखा कि भारतीय राजनीति में केवल जाति ही राजनीति को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि दूसरी तरफ राजनीति भी जातियों को राजनीति के मैदान में ला करके जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार केवल राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती है, जाति भी क्या होती है, राजनीतिग्रस्त हो जाती है। मैं दो महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा इस बात को स्पष्ट करूंगा। पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है, प्रत्येक जाति क्या है, प्रत्येक जाति पहचान बनाना चाहती है। प्रत्येक जाति क्या बनाना चाहती है, पहचान बनाना चाहती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आप सभी को पता है कि भारत के अंदर विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, उसमें निम्न जातियां भी हैं और उच्च जातियां भी हैं। तो जिन समूहों को प्राचीन काल में लोगों ने निम्न बताया, अब वो निम्न लोग अपने आप को क्या करना शुरू हो गए, इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको यह पता लग गया कि अगर हम राजनीतिक रूप से इकट्ठे हो जाएंगे, जातिगत रूप से अपने आप को इकट्ठा कर लेंगे और राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ेंगे, तो फिर राजनीतिक सत्ता के अंदर हमारी भागीदारी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रत्येक समाज में प्रत्येक जाति स्वयं को बड़ा और क्या बनाना चाहती है, प्रभावशाली। हर जो जाति है वो अपनी एक क्या बनाना चाहती है, पहचान बनाना चाहती है। इसलिए पहले वो क्या करती है, अपने समूह की जो भी उपजातियां हैं, जो भी उनकी क्या होती हैं, उपजाति, पहले तो वो क्या करती थी, इन उपजातियों को बाहर कर देती थी क्योंकि वो निम्न लोग होते थे। लेकिन अब उनको ये पता लग गया अगर हमें अपनी पहचान बनानी है तो अपनी इन उपजातियों को भी अपने क्या लेना पड़ेगा, साथ लेना पड़ेगा। पहले वो इनको नीचा बताकर क्या कर देती थी, बाहर कर देती थी। अब अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिए उन्होंने उन उपजातियों को साथ लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति। प्रत्येक जो जाति के जो लोग हैं, भारतीय समाज की जो संरचना है उसके अनुसार कोई भी जाति जो है अपने दम पर, कोई भी जाति क्या है, अपने दम पर सत्ता क्या नहीं कर सकती, प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए अगर उसे अधिक राजनीतिक सत्ता प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी जाति से भी सहयोग, क्या करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। दूसरी जाति और समुदायों को भी अपने क्या करना पड़ेगा, साथ लाना पड़ेगा। और इसके लिए उनके बीच में क्या होगा, संवाद भी होगा और मोल तोल की भी क्या आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है गोलबंदी। क्या है, गोलबंदी, यानी कि राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए राजनीति में एक नई किस्म की जो है जातिगत गोलबंदी शुरू हो गई है। इसके अनुसार जाति के दो वर्ग बन गए हैं, अगड़ा और पिछड़ा। इन्होंने जातिगत आधार पर अपने अलग अलग क्या बना लिए हैं, वर्ग बना लिए हैं। जो जातिगत आधार पर आगे हैं उनको अगड़ा वर्ग और जो पीछे हैं उन्होंने क्या बना दिया, पिछड़ा वर्ग। तो इस तरह जाति भी राजनीति के अंदर क्या करती है, कई प्रकार की भूमिका निभाती है। और इस तरीके से यही बातें दुनिया भर की राजनीति में क्या है, चलती हैं। और पूरी दुनिया के अंदर राजनीतिक पार्टियां वोट प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह और समुदायों की गोलबंदी करने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। और कुछ विशेष परिस्थितियों में राजनीति में जातिगत भिन्नताएं और असमानताएं समाज के वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बात आगे बढ़ाने और सत्ता में भागीदारी की मांग की गुंजाइश भी पैदा कर देती है। क्योंकि अगर ये परिस्थितियां चलेगी तो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको भी राजनीति में प्रभुत्व जो है मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, पार्टियां जो होंगी जब राजनीतिक संगठन बनाएगी तो जातियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त कर देगी, ज्यादा सम्मानपूर्ण उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की जो मांग है उसके आंदोलन करेंगे। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि केवल जाति पर ही जोर देना खतरनाक हो सकता है। केवल जातिगत समीकरणों पर आधारित अगर राजनीति हम करेंगे तो वो लोकतंत्र के लिए क्या नहीं होगी, शुभ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उससे टकराव पैदा हो जाएगा, विभिन्न वर्गों के बीच में क्या पैदा हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। इससे क्या होगा, तनाव होगा। और ये तनाव किसका रूप ले जाएगा, हिंसा का रूप ले जाएगा। और ऐसा रूप आपने भारत में देखा भी होगा, बहुत बार राजनीतिगत जो है हितों को साधने के लिए जो जातिगत तनाव और टकराव और हिंसा होती है। जैसे कि आपने भारत के अंदर सिख दंगे सुने होंगे, सिखों को मारा गया भारत के अंदर। इसके अलावा गुजरात दंगे आपने सुने होंगे। तो ऐसे भारत के अंदर जो है दंगे भड़के हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो क्या था, जाति के अंदर राजनीति का क्या हो जाना, शामिल हो जाना।
और इसी के साथ हमारे इस पाठ का क्या होता है, समापन हो जाता है। आइए अब इसके अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर हम क्या डालते हैं, नजर डालते हैं। अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर जो है नजर डालेंगे, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो फर्स्ट जो अभ्यास का प्रश्न है हमारा, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता और कमजोर की स्थिति है। देखो मैंने आपको बताया था, नंबर 1 रोजगार, जो उच्च पद होते हैं उनके ऊपर रोजगार किसको मिलता है, महिलाओं को। दूसरा हमने इस पाठ में पढ़ा था वेतन, समान काम के लिए महिलाओं को वेतन कम मिलता है, पुरुषों को क्या मिलता है, ज़्यादा। सामाजिक सम्मान, सामाजिक जो सम्मान है समाज के अंदर वो बेटों को ज़्यादा दिया जाता है, बेटियों को क्या दिया जाता है, कम। चौथा हमने राजनीति के बारे में जाना था कि महिलाओं की संख्या तो 50% है, लेकिन जाति के अंदर उनको विधानसभाओं में आरक्षण उनका 5% तक ही है। इसके अलावा शिक्षा के बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार उच्च शिक्षा के लिए बच्चों के ऊपर घर वाले क्या करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पाठ प्रश्न आता है वो है विभिन्न तरह की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका ब्यौरा दें। तो मैंने आपको 3 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई थी। एक तो होती थी धार्मिक श्रेष्ठ था, कि लोग अपने धर्म को क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरे के धर्म को क्या मानते हैं, नीचा मानते हैं। तो जो धार्मिक जो श्रेष्ठता है उसके अंदर जो अंधविश्वास है लोगों के अंदर, वो आज भी हमारे अंदर क्या है, बैठा हुआ है। दूसरा था हमारे पास बहुसंख्यक वर्ग की सांप्रदायिकता, यानी कि जिन लोगों की संख्या ज़्यादा होती है वो लोग दूसरों जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके हितों की क्या करते हैं, रक्षा नहीं करते हैं। बहुसंख्यक जो समुदाय होते हैं वो उनके हितों की रक्षा नहीं करते हैं, और एक होड़ सी लग जाती है कि अल्पसंख्यकों को अपने क्षेत्र से क्या कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, ताकि सारे जो वहाँ पर उत्पादन और वितरण है उसके ऊपर किसका अधिकार हो जाए, उनका। तीसरा था सांप्रदायिक हिंसा होती है। सांप्रदायिक हिंसा होती है, क्या होता है, कई बार राजनीति जो है सांप्रदायिकता का गंदा रूप ले लेती, इससे दंगे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया सिखों के दंगे, गुजरात के दंगे भारत के अंदर फैले थे। और चौथा था हमारा सांप्रदायिकता के आधार पर गोलबंदी। जो राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो सांप्रदायिकता के आधार पर क्या करती है, गोलबंदी करना शुरू कर देती है। तीसरा है, बताइए, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, बताइए कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं। तो भारत के अंदर जो जातिगत असमानताएं हैं जो आज भी जारी हैं, पहली बात तो थी विवाह, हमने ये पढ़ा था ना कि लोग जाति के अंदर ही विवाह करते हैं, दूसरी जाति के अंदर क्या नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखी थी, छुआछूत। संविधान में जरूर इसको गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज भी भारत से छुआछूत जो है पूर्ण रूप से जो है नहीं गया है। आर्थिक क्षेत्र, जो आर्थिक क्षेत्र है वहाँ भी आज भी बहुत सी जाति के जो समूह हैं उनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाता है। सदियों से इस चीज़ का प्रभाव रहा है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है नंबर 4, शिक्षा। शिक्षा भी जो है उच्च वर्गों तक ही सीमित रह गई है। कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षा के आधार पर अपने आप को जो है पिछड़ा महसूस करता है। तो आज भी जो है उन्हीं जातियों का बोलबाला है, शिक्षा के ऊपर पकड़ है, जो व्यक्ति प्राचीन काल में पढ़ाई और लिखाई का क्या करते थे, काम करते थे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है, 2 कारण बताइए क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। तो मैंने आपको बताया था कि विशाल क्षेत्र कि जो चुनाव क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, विशाल चुनाव क्षेत्र। और उस चुनाव क्षेत्र के अंदर केवल एक जाति के लोग नहीं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। तो एक जाति के वोट के आधार पर आप वहां पर बहुमत हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी बात थी, एक जाति के 2 या अधिक प्रत्याशी। कई बार क्या होता है, जिस जाति के लोगों की संख्या उस चुनाव क्षेत्र में ज्यादा होती है तो सारी राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, उसी जाति के उम्मीदवार को वहां पर खड़ा कर देती है। तो ऐसे में मतदाताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि वो अपनी किस जाति के व्यक्ति को क्या दे, वोट दे, किसको ना दे। उसके बाद है नंबर 6, भारत में विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की जो स्थिति है वो बहुत कम है। मैंने आपको बताया था कि 2019 के अंदर तो कितनी महिलाएं पहुंची थी, 14.236%। और विधानसभाओं में कितनी गई थी, 5%, जबकि होना कितना चाहिए, 33, क्योंकि जो स्थानीय जो आरक्षण है वो कितना है, 33% है। तो महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है विधायिकाओं के अंदर वो बहुत क्या है, कम है। और भारत जो है लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के विकासशील देशों से भी पीछे है, क्योंकि भारत की जो स्थिति थी वो कितनी थी, 11.8 थी उन देशों की तुलना में।
उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि नहीं, दो प्रावधानों का वर्णन करके जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। तो आपको स्पष्ट कहा था कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, हम भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है। और दूसरी बात क्या थी, नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने की पूर्ण क्या है, स्वतंत्रता है। उसके बाद नंबर 7 पे आइए। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक अंतर, दूसरा होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, और तीसरा होता है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। नहीं, ये चौथा होता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलना, लैंगिक विभाजन। उसके बाद नंबर 8, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो कहाँ पर है, केवल पंचायती राज में, और कहीं भी महिलाओं को जो है वोट डालने का क्या है 33% आरक्षण नहीं दिया गया, केवल कहाँ दिया गया है, पंचायती राज के अंदर ही दिया गया है। और इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। आप इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छी प्रकार से याद करेंगे। थैंक यू।